हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवधारियों का वर्गीकरण। ये जो जीव होते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, यानी जो इनका वर्गीकरण है किस प्रकार से किया गया है, के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी किस आधार के ऊपर इनको बांटा गया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। जैसा कि फ्रेंड, नाम ही आ गया जीवों का वर्गीकरण, यानी जो जैव वैज्ञानिकता है उसको किस प्रकार से इनका मतलब जीवों का वर्गीकरण किया गया है। जीवों को उनके समानता, असमानता, आकार, गुण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। यानी उनकी विशेषता होती है, लक्षण होते हैं, के आधार पर उनका वर्गीकरण कर दिया गया। जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो उनका जगत होता है, उनकी संघ होता है, वर्ग होता है, गण होता है, कुल होता है, वंश, जाति। यानी इन सब के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। यानी इसको एक को उस जाति में रखा गया, किसी को उस जाति में, किसी को कौन संघ दिया गया है, किसी का वर्ग कौन सा होता है, किसी को गण में रखा गया है। फैमिली कुछ होती है, किसी का वंश कुछ होता है। यानी जो जीवों का, जैसे हमारे जो होता है ना कि नाम हो गया, गोत्र अलग है, मतलब कि गांव अलग हो, सब कुछ होता है, अलग अलग होता है। उसी प्रकार जीवों का भी एक अलग अलग श्रेणियां बांटी गई हैं। यानी बात करें तो अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर इनको मतलब एक कोड का नाम दिया गया, नहीं इनका जो स्पेशल कोड डिसाइड किया गया है, जिसके बारे में इसके बारे में जानकारी मिल सके। क्लियर हो गया। सबसे पहले हम जीवों के वर्गीकरण को बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, कभी पूछ ले आपसे, क्या बोलता है, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो कैरलस लीनियस। फिर अब हम पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी जो किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। जीवधारियों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक से प्रदान किया गया है। यानी जो जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में किसने बताया था? जॉन रे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। लेकिन जीवधारियों के आधुनिक, एक तो मतलब पुरानी थी, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण किसने किया था? स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1708 से लेकर 1778 ईस्वी तक अपनी खोज की थी, अपने प्रयोग किए थे। तब जाके उन्होंने मतलब कि उन्होंने किस किस बार कौन कौन से प्रयोग किए, जो मतलब उनको हर बार एक नई नई बुक के अंदर बताया गया है कि फर्स्ट में ये हुआ, सेकंड में ये हुआ। यानी किसी भी बात को साबित करने के लिए, मैंने पहले भी बताया था, बहुत ज्यादा अध्ययन होते हैं, प्रयोग होते हैं, तब जाके कोई बात साबित हो पाती है। तो लिनिस द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है? जेनेरा प्लांटरम, सिस्टोनुमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटरम, फिलोसोफिया बोटेनिका, कि मतलब इन ये जो बुक है, इनके अंदर उन्होंने क्या बताया था कि टैक्सोनॉमी मतलब कि जो जीवों का वर्गीकरण होता है किस प्रकार से होता है, यानी उन्होंने इसके बारे में फुल डिटेल से बताया है। यानी इन्होंने अपने पुस्तक के अंदर ये बताया है, जो जीवधारी होते हैं उनको दो जगत में बांटा गया है। फर्स्ट हो जाएगा पादप जगत, सेकंड हो जाएगा जंतु जगत। यानी उन्होंने दो प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर हो गया। इन्होंने बताया था कैरलस लीनियस ने, यानी उन्होंने आधुनिक जो वर्गीकरण किया गया था उसके आधार पर बताया था कि इनका जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है। इसके साथ देखिए फ्रेंड, साइड में आपको नजर आ रहा है कि क्या है। अब देखो, जैसे जीवों का वर्गीकरण यहाँ पे तो पादप मतलब जगत हो गया, जंतु जगत हो गया, दो अलग नाम हो गए। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया। सोचने की बात तो है ना कि मतलब ये क्या, किस हिसाब से बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जीव होते हैं उनके गुणों के आधार पर सभी जीवों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। किसी के गुण हो गए, किसी की आकार हो गई, किसी की रचना हो गई, किसी की संरचना हो गई, किसी के विकास के आधार पर, यानी उनके अलग अलग आधार के ऊपर उनके अलग अलग गुण के अंदर बांटा गया है। फिर यानी जो जीवधारी होते हैं, आधुनिक की बात की जाए तो इन्हें दो साइड में बांटा गया है, इन्हें दो समूह में बांटा गया है, पादप जगत और जंतु जगत। क्लियर, यानी इनकी जो दो जगत प्रणाली की गई है। लेकिन बात की जाए जो जीवित प्राणी होते हैं, उस आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है: पशु, पौधे, कवक, प्रोटिस्टा और मोनेरा। क्लियर, यानी जीवित की बात की जाए तो 5 हो जाएंगे, वैसे इसके 2 ही रहेंगे। क्लियर हो गया।
इस आधार पर इसका नाम डिवाइड कर दिया गया है। अब आया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये क्या होता है, यानी इनको अलग अलग क्यों लिखा गया है? ये दो प्रकार से बताइए, यानी ये फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है। तो फ्रेंड्स, इसको आप समझ लीजिए, ये एक कोशीय जीव होता है, इसका खुद का कोई केंद्रक नहीं होता। यानी ये सबसे छोटी मतलब कोशिकाएं होती हैं, जिसके व्यास की बात की जाए 0.1 से लेकर 0 मतलब 5 तक माइक्रोमीटर तक इसका व्यास होता है। यानी इसकी खुद की मतलब की कोई संरचना नहीं होती, कोई केंद्रक नहीं होता। डीएनए के साथ, डीएनए के साथ बात की जाए तो इसका एक ही बंडल बनता है, इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। यानी इसका खुद का कुछ भी नहीं है, ये एक कोशीय जीव होता है। जैसे कि बात की जाए प्रो यूकैरियोटिक की बात की जाए, तो ये एक कोशीय भी होता है और बहुकोशीय, यानी ये एक कोशीय में भी काम करेगा और बहुकोशीय में भी काम करेगा। तो इसके खुद के प्रोटीन होते हैं, केंद्रक होते हैं, आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, इसके अलग अलग सब कुछ होते हैं। समझ में आ गई बात है? यानी इसके की बात की जाए तो इसके जो होते हैं नाभिक और झिल्ली होते हैं, वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, क्योंकि पशु मतलब पौधे जानवर सबके अंदर अलग अलग पाते हैं। यानी कुछ पौधों में भी पाए जाते हैं, कुछ जानवरों में भी पाए जाते हैं, कुछ जीवों में भी पाए जाते हैं, यानी इनके अलग अलग होते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। इससे बात है वर्गीकृत के पिता, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। उन्होंने क्या बताया था? जीवधारी का जो वर्गीकरण होता है दो प्रकार से बताया, पादप जगत और जंतु जगत। यानी किस बुक में बताया था? अगर कहीं पर ऐसा भी पूछते हैं कि किस बुक के अंदर उन्होंने इसके बारे में डिटेल से बताया था, तो बुक का नाम हो जाएगा सिस्टम ऑफ नेचर। सिस्टम ऑफ नेचर बुक के अंदर इन्होंने बताया था कि जो पादप जगत मतलब जो जीव जगत होता है, यानी उनका वर्गीकरण को दो प्रकार से डिवाइड कर दिया। एक तो पादप जगत हो गया, एक जंतु जगत हो गया। अब इसमें नए वर्ड आए, पादप और जंतु जगत। पादप जगत की बात की जाए तो ये सिर्फ पौधों का संसार होता है। नहीं, के बारे में बात की जाए तो पौधे का संसार होता है, जो कि एक कोशीय शैवाल से लेकर विशाल बरगद तक होते हैं। यानी छोटे से छोटे पेड़ से लेकर बहुत बड़े से बड़े विशालकाय पेड़ तक की इसकी गणना की गई है। की अगर बात की जाए तो इसमें सारे यूकैरियोटिक होते हैं, यानी बहुकोशीय होती है, जो कि प्रकाश का संश्लेषण करती है। यानी ये बात आपको अच्छे से पता होती है, किसी भी पौधे यानी पेड़ के ग्रोथ के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी होता है। अगर उसे प्रकाश नहीं मिलेगा तो उसका विकास ही नहीं हो पाएगा। अतः बात की जाए, ये जो मतलब कि पादप जगत होता है, ये प्रकाश संश्लेषी माना जाता है। और पादपों में क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक भी इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। पादपों में कोशिका भित्ति भी होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में सुकेंद्रित कोशिकाएं भी होती हैं। पादप स्वपोषित और प्राथमिक उत्पादक भी होते हैं। बात किया जाए तो फूल वाले पौधे, शंकु वाले पौधे, फर्ण, कलम, मतलब हर तरह के अलग अलग पौधे होते हैं। समझ में आ गई बात? अब आता है जंतु जगत। जंतु जगत में क्या होता है? जंतु जगत के अंदर सिर्फ जानवरों को शामिल किया गया है। जो ये जंतु जगत है ना, इसमें सिर्फ ये तो मतलब पेड़ पौधों की बात हो गई, ये हो गई जानवरों के बारे में। यानी कैरलस ने दो प्रकार बता दिए, एक तो पौधों के बारे में बता दिया, एक जानवरों के बारे में बता दिया। क्लियर हो गया? इसमें सारे जानवर आ जाएंगे। यानी जंतु जगत में 9 प्रकार के संघ में इनको बांटा गया है। यानी जो जंतु होते हैं ना, एक कशेरुक वाले संघ हो गए, यानी एक कोर्डेटा संघ हो गए, सबके अलग अलग संघ हो जाएंगे। जैसे कि जंतु जगत में कई खास गुण होते हैं, जिनको मतलब कि दूसरे से अलग होते हैं, उनको अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है। जिसके गुण सेम सेम होते हैं, यानी मिल जुल रहे हैं, तो उनको अलग गुण दिया गया है। कुछ जंतु यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ बहुकोशीय होते हैं। कुछ जीव मतलब कि जंतु की बात की जाए तो परपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों का शिकार करके खाते हैं। कुछ ऐसे जो मतलब खुद ही क्रिया क्रिया करते हैं। कुछ जंतु गतिशील होते हैं, कुछ मतलब कि एकदम आलस में रहते हैं। यानी सबका अलग अलग होता है। यानी जंतु जगत का जो वर्गीकरण होता है, जानवरों के गुण दूसरे किसी जानवर के मतलब उनका जो गुणों के बीच जो अंतर होता है ना, उसके बारे में समझने के लिए इनको अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है। यानी बात की जाए तो जंतु में से कोई भी जानवर हो गया, उसकी संरचना हो गई, इसका स्वभाव हो गया, उसका जनन हो गया, इस प्रकार से इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए सिस्टम ऑफ नेचर बुक का लॉन्च किया गया है। अब इसके साथ ही बात की जाए
तो हिटेकर ने जीवधारियों का वर्गीकरण 5 तरीकों से बताया है। कौन कौन से हो जाएंगे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, कवक और एनिबिलिया। क्लियर हो गया नहीं? इन्होंने 5 प्रकार से बता दिया। अब बात की जाए मोनेरा, तो मोनेरा क्या होता है फ्रेंड्स? इस जगत के जीवों का केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक होती है, यानी एक कोषीय होते हैं, इनका खुद का कोई केंद्रक नहीं होता। नील जो है ना कि बैक्टीरिया नील हरित सवाल होते हैं, जो कि मतलब एक मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, जैसे कि नील हरित सवाल हो गया और बैक्टीरिया हो गया। अब प्रोटिस्टा क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले एक जीव होते हैं, इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे कि यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम। प्लांटी क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक कोशिकीय पौधे होते हैं जो कि प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, यानी पौधे की बात आ गई तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण कितना जरूरी होता है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो रिक्त पाई जाती हैं, जो कि जनन के लिए मुख्य रूप से लैंगिक होता है। उदाहरण के लिए ब्रायोफाइटा, लाइकोपोडाफाइटा, टेरोफाइटा, साइकोफोइडा, पेनिफोरफाइटा, एंथ्रोफाइटा। कवक की बात की जाए तो ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जो कि हरित लवक वर्णक के अभाव में इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। यानी काफी ऐसे आपने देखे होंगे जहाँ पे हरित शैवाल सी छा जाती है, जैसे ना अच्छा आती है, तो हाँ उसके अंदर जो जीव रहते हैं उनको प्रकाश का मतलब प्रकाश मिल ही नहीं पाता, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। इसके जो जनन होते हैं वो लैंगिक भी होते हैं और अलैंगिक भी होते हैं। अब आता है एनिमिलिया। अब ये क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक होती हैं, बहुकोषीय जीव होते हैं, कोशिकाएं बहुत दृढ़ होती हैं, प्रकाश का संश्लेषण होता है और ये दो रूप में पाई जाती हैं, यानी प्रोटोजेवा और मेटाजुआ। ये दो तरीके से ये जगत के अंदर पाई जाती है, यानी जो उनका वर्गीकरण होता है 5 प्रकार से होता है। कौन कौन से? मोनेरा, प्लास्टी, प्लांटी, कवक और एनीमिया। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब समझ सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई है। ये जो जीवधारी होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम, जैसे हमारे अपने नाम होते हैं उसी प्रकार से जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी फल सबके वैज्ञानिक नाम होते हैं। यानी सबके तो आप याद नहीं कर सकते क्योंकि इनके नाम बहुत हार्ड होते हैं, वो याद होते भी नहीं है। तो यानी सबको मतलब कि जितने भी जीवधारी होते हैं इनके वैज्ञानिक नाम यानी द्विनाम नाम पत्ती दी गई है। उनके वंश प्रजाति के नाम से लेकर उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, यानी सबको अलग अलग रूप दिया गया है। जैसे कि आप है ना, जैसे यही नहीं है क्या मतलब कि इसमें आपको मिक्स दिख रहा है, इतने से ही नाम है, समझ सकते हैं आप ना। मनुष्य के नाम से लेके पेड़ पौधों के नाम से लेके जानवर के नाम से लेके सबके नामों के अलग अलग वैज्ञानिक नाम होते हैं। सबसे पहले मतलब कि मनुष्य के बारे में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होमा सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि बाघ का पूछ ले तो पैंथा टाइगर्स हो जाएगा, मोर का पूछ ले तो पोवा क्रिटस हो जाएगा, ऊंट का पूछे तो कैमलस डैमरेस हो जाएगा। मतलब कि है ना कुछ कुछ तो नाम मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते मिल जाएंगे और कुछ बिल्कुल ही अलग मिल जाएंगे। जैसे कि भालू का पूछेगा उर्सुसु मैटिटस। आपको मैच हो रहा है इसके अंदर? नहीं हो रहा ना, लेकिन हमें याद तो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? जैसे कि बात की जाए कि ना मेंढक की कर ले तो राना ट्रिगना, बिल्ली की कर ले तो फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा, कुत्ते की है तो कैनिस फैमिलियस हो जाएगा, गाय की बात की जाए तो बोस इंडिकस हो जाएगा, भैंस की बात की जाए तो बुबलस बुबलस हो जाएगा, बैल की बात की जाए तो बोस प्रिजमिलम टारस हो जाएगा, बकरी की बात की जाए तो कैप्टाट हिटलमस हो जाएगा, भेड़ की बात की जाए तो ओबीज अराइज हो जाएगा, यानी हाथी की बात की जाए तो एफिलोज इंडिका हो जाएगा। यानी इनके जो नाम होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि आम का पूछे तो मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा, धान की ओरिजिया सेवाट हो जाएगा, गेहूं की ट्रिट्रिकम एक्टिवम हो जाएगा, मटर का पिस्सम एसेंटिवम हो जाएगा। देखिए ग्राम की बात गन्ने की बात की जाए तो गन्ने का क्या हो जाएगा? फ्रीडम ओडिस हो जाएगा। ये सबके एक अलग अलग नाम होते हैं। आप मतलब इसके नाम को समझ भी नहीं सकते, कितने बहुत ज्यादा नाम होते हैं नहीं। यानी खाने पीने के नाम से लेके सब्जियों के नाम पेड़ पौधों के जानवर सबके वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो हम सबके याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जैसे जैसे कि हल्दी का जो कुकुरनुमा लोंगा, अंगूर का बीटीएस, चाय का थाया सारनीस, कॉफी का कॉफी अरेबिका,
सेब का मेलस पुलिजिमा, नाशपाती का पायरस क्यूमिलिस, जामुन का साइजियम क्यूम, केले का म्यूजा पैडामिसिका, केसर का क्रोकस सेटिविसिस। यानी सबके अलग अलग नाम होते हैं। सबको याद करना थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि सबके याद किसी को ही नहीं होते, तो आपको भी नहीं हो सकते क्योंकि बहुत हार्ड है। तो लेकिन कुछ कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनके आपको याद करने बहुत जरूरी होते हैं। फिर होगा। अब आता है वायरस। यानी अब हम पढ़ेंगे कि वायरस होता क्या है। फिर होगा कि हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, तो उसी प्रकार से हमें वायरस के बारे में भी पढ़ना होगा कि वायरस होता क्या है। तो विषाणु किसी जीवित परपोषी के अंदर प्रजनन करने वाले अति सूक्ष्म अकोशिकीय अल्पविकल्पी परजीवी विशेष प्रकार के न्यूक्लियर प्रोटीन कण होते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि वायरस का अर्थ क्या होता है। यानी ये वायरस होता है एक तरह का जहर या फिर है जो इंसान के अंदर धीरे धीरे मारने का काम करता है। ये होता है वायरस का काम। यानी किसी प्रकार की किसी बीमारी का कोई भी वायरस किसी की बॉडी के अंदर चला गया ना, समझ एक तरह से जहर या फिर विष का काम वो करेगा। जो वायरस होता है सजीव और निर्जीव दोनों माने जाते हैं। कि वायरस आनुवंशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए उपस्थित होता है, जो कि गुणन पाया जाता है, जो कि सजीवों में भी लक्षण प्रकट करता है। सजीव में कैसे करेगा? श्वसन से, उत्सर्जन से, जैविक क्रिया से, और निर्जीव के अंदर भी लक्षण प्रकट करता है। विषाणु होते हैं वो क्रिस्टलीय निर्जीवों के समान होता है। विषाणु केवल कोशिका के अंदर ही गुणन कर पाता है, यानी एक तरह का विष का काम करता है, क्योंकि एक तरह से बहुत ही घातक साबित होता है। अब इसकी संरचना पढ़ेंगे कि वायरस की संरचना किस प्रकार से होती है। सबसे पहले आता है वायरस की खोज, जो कि 1892 में स्त्रीम डोमेस्ट्री इनोस्की ने की थी तंबाकू की खोज। विटामिन मतलब कि जो वायरस होते हैं प्रोटीन का आवरण से घिरी हुई इसकी संरचना होती है, जिसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। कभी आपसे पूछ ले कि वायरस के अंदर क्या क्या होता है, इसमें आरएनए डीएनए भी होते हैं, इसमें सबका मतलब मौजूद होता है ना आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। न्यूक्लिक अम्ल भी मौजूद होता है, इसी प्रकार से बॉडी को एक तरह से जहर का काम करता है। यानी अनेक प्रकार की प्रोटीन इकाइयां होती हैं, बाहरी आवरण कैपेसिड उपस्थित होते का यानी पूरे कण में वियोन कहते हैं, जिसका आकार 10 से 15 मिली माइक्रोन होता है, जो कि डीएनए आरएनए में से एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है कि पतली पूंछ के रूप में प्रोटीन की तरह कवच के रूप में ये होता है। यानी जो वायरस होता है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, जो आरएनए डीएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं, इसकी पतली पूंछ के प्रोटीन कवच होते हैं। मतलब कितना आकार होता है इसका? 10 से लेकर 500 मिली माइक्रोन तक का इसका आकार होता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे वायरस परपोषी प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। जो वायरस होता है इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से हो जाएंगे? पादप, जंतु और बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी। सबसे पहले पढ़ेंगे पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए होता है, जो कि टीएमवी पॉलीमोजेक विषाणु के रूप में भी कार्य करता है, जिसे वाईएमयू के नाम से जाना जाता है। फिर जंतु विषाणु, इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए और कभी कभी आरएनए भी पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, जो कि प्राय गोल होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, मम्पस वायरस आदि। और बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी, जिसमें डीएनए होता है जो केवल जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं। अब वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं, यानी पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं? भिंडी में पीली नाड़ी मोजेक, गन्ना में तृण समान प्रोह, तिल में फिल्मोडी। जो वायरस होता है पौधों में मतलब एक घातक यानी एक तरह से बीमारी का काम करते हैं, जो अच्छी खासी को खराब करने का काम कर देता है। अब आता है वायरोइड। अब बात की जाए, डिनियर और रेमियर ने संक्रमित कारक वायरोइड की खोज की थी। वायरोइड्स प्रोटीन का आवरण रहित मानव मात्र आरएनए खंड में होते हैं। कहता है प्रियोन क्या होते हैं? स्टेनल प्रेसनर ने प्रियोन की खोज की थी। प्रियोन रोग एक संक्रामक कारक होते हैं, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता, केवल प्रोटीन होता है। प्रियोन संक्रमित की क्षमता गुणन क्षमता होती है। और भेड़ों में स्क्रैपी के रोग प्रियोन के कारण होता है। जो भेड़ों पे जो स्क्रैपी रोग होता है वो प्रियोन के कारण होता है। प्रियोन प्रोटीन का त्रिम संरचना होती है कि मानव को संक्रमित करती है, और जिसे मतलब खोज स्विस ने की थी। प्रियोन की खोज किसने की थी? स्विस ने की थी। क्लियर?
इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको ये बताती हूँ, जैसा कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ टॉपिक जीवों का वर्गीकरण, इसके बारे में जैसे कि साइंस के नोट के बारे में नोट्स में एकदम डिटेल से अच्छे से बताया गया है, यानी किस प्रकार के नोट्स तैयार किए गए हैं, आपने पढ़ा है, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपको इन्हें जरूर परचेज करना चाहिए। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, इसके अंदर सारी हिस्ट्री आ जाएगी। इंडिया ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसके अंदर सारी ज्योग्राफी आ जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसके अंदर सारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इंडियन पॉलिटिकल थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसको भी आसान वे में तैयार किया गया है। और स्टैटिक का तो आपको पता है, आप कितना भी पढ़ लो, क्या क्या पढ़ोगे, स्टैटिक तो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा होता है। स्टैटिक में कब क्या पूछा गया, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बीपीएस हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, डिफाइन, और मतलब कि ऑल इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर जितने एग्जाम होते हैं उसमें स्टैटिक का तो कोई वो ही नहीं है, एंड है ही नहीं स्टैटिक का। इसीलिए ये ई बुक रेडी की गई है। आपको मतलब कि और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन ई बुक को पढ़ लिया ना, तो समझ सकते हैं कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके जवाब आप लेकर रहेंगे। चाहे आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आप अपनी तैयारी को जांच करने के लिए भी आप इन्हें ई बुक खरीद सकते हैं। कुछ डाउट होता है तो आप मतलब इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन नंबर पे कॉल करके अपनी डेमो क्लास भी ले सकते हैं, कि एक बार ट्राई करना तो बनता है। फिर अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है जीव विज्ञान की समझ शाखाएं, यानी जो जीव विज्ञान होता है उसकी जो प्रमुख शाखाएं होती है उसके बारे में पढ़ाएंगे। आता है जैव रसायन, जो बायोकेमिस्ट्री, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जो जैव रसायन होता है इसके अंतर्गत जीव धारण की रासायनिक प्रक्रिया और रासायनिक घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा। में उनकी जो मतलब रासायनिक क्रिया किस प्रकार से होती है, रासायनिक अपघटक किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनका अध्ययन होता है। अब आता है जैव सांख्यिकी, बायोमेट्रिक्स क्या होता है, इसमें गणितीय विश्लेषण किया जाता है, यानी उनके गुणों के बारे में विश्लेषण होता है। जीव भौतिकी यानी बायोफिजिक्स क्या होता है, जैविक क्रियाओं का अध्ययन भौतिक सिद्धांतों और विविधता के आधार पर किया जाता है। आणविक यानी मोलिकुलर बायोलॉजी क्या होता है, रासायनिक स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है। अब आता है सूक्ष्म जैविकी, यानी माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, सूक्ष्म यानी बहुत छोटे जीव होते हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, आनुवांशिक आधार पर नए आनुवांशिक लक्षणों में जीवों का वर्गीकरण, यानी जो माता पिता के गुण संतान में किस प्रकार से आते हैं, जो नए गुण आते हैं, नए लक्षण आते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। गाय गाय यानी फिजियोलॉजी क्या होता है, जीवों के संचय से विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स क्या होता है, जीवों के कार्य गुण और पद्धति का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। बायोनोमिक्स क्या होता है, जीवधारियों का वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। बायोनोमी क्या होता है, जीवों के नियम, मतलब किस प्रकार के क्या नियम होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव के सभी जंतुओं के आधार पर उनका व्यवहार कीजिए, किस प्रकार का कौन सा जीव अध्ययन कर मतलब कि व्यवहार करता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जेंड्रालॉजी में वृद्ध होने पर उसकी क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी आप इससे ये समझ सकते हैं, मतलब कि कोई भी जीव हो गया उसकी किस प्रकार की रासायनिक क्रिया करता है उसके बारे में, यानी उसका जो गणितीय विश्लेषण हो गया, उसका जो भौतिक सिद्धांत पे उसका मतलब किसी भी जीव के बारे में उसका मतलब कि सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अनुवांशिक आधार पर कौन कौन से नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि उनके बारे में, उनके कार्य गुण पद्धति के बारे में जानना, कि मतलब कि अलग वातावरण में ले जाकर उनमें किस प्रकार का चेंजमेंट होता है, यानी किसी और जीव के साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं, वृद्ध होने पर उनकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, यानी पूरे जीव जंतुओं के बारे में, यानी जन्म से लेकर वृद्ध होने तक की जो जितनी भी कंडीशन होती है, चेंजमेंट होते हैं, उन सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। आपको समझ में आ गया। जैसा कि फ्रेंड्स कल का हमारा टॉपिक रहेगा रक्त समूह, यानी अब जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनको किस प्रकार से बांटा गया है, यानी कितने प्रकार किए गए हैं। ये तो सबको पता है कि ब्लड 4 प्रकार के होते हैं, इसके किस प्रकार से कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं उन सब के बारे में कल हम पढ़ेंगे। क्लियर। जैसा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा तो अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही ई बुक को जरूर परचेज करें। कुछ डाउट होता है तो ये नंबर दे रखे, इनके ऊपर आप कॉल करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।